हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चैप्टर 13। ठीक है, देखिए अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम रिलेटेड पढ़ेंगे अलजेब्रा टर्म्स, अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कैसे अर्थमेटिक से डिफरेंट है वो थोड़ा देखते हैं। इन अर्थमेटिक वी डील विद क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय फिगर्स दैट हैव अ सिंगल डेफिनेट वैल्यू। ठीक है ना, बट इन अलजेब्रा वी डील विद क्वांटिटीज विच आर डिनोटेड बाय सिम्बल्स, जनरली लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट that may have more than one values. Also the values of these symbols differ from problem to problem. That means मतलब अर्थमेटिक में फिक्स नंबर्स पर हम डील करते थे, आपको नंबर्स कैलकुलेशन दे, प्लस माइनस एडिशन जो भी सब्ट्रैक्शन ये सब करते थे। ठीक है, बट अलजेब्रा के अंदर हम कुछ अलजेब्राइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेंगे, सिंबल जिसको हम लेते हैं, जैसे कि एक्स ले लिया, वाई ले लिया, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्रॉब्लम में। जैसे एक्स ले लिया, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। ठीक है ना, तो इस तरीके की सिंबल्स हम इसको नेम देते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले बेसिक से देखेंगे यहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंबल्स इन अलजेब्रा। 2 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट आता है कॉन्स्टेंट। जनरली कॉन्स्टेंट आप जानते ही होंगे, कॉन्स्टेंट जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, आ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो जितने भी नंबर्स होंगे हमारे जो अब तक हमने पढ़े हुए हैं अर्थमेटिक में, वो सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो 3, -2, 5/9, 0.6, तो जितने भी नंबर्स, रियल नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे रैशनल नंबर हो, फिक्स्ड है वो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट कहेंगे। एवरी नंबर इज ए कांस्टेंट, यहाँ पर बता भी दिया, एवरी नंबर इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जैसे वर्ड से पता लग रहा है, वेरी करना, वेरी, दैट मे वेरी। ठीक है, कोई एक सिंबल है जिसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया हुआ है, उससे ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन बाय, देखो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, जैसे स्क्वायर के पेरीमीटर को अगर पी से डिनोट करें, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल पी से डिनोट कर रहा है। ठीक है, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, साइड को अगर हम एस से डिनोट करें, साइड को s, तो 4 × s होगा। तो यहाँ पर देखो s एक सिंबल है, एक सिंबल यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का p है, p बने पेरीमीटर, साइड। ठीक है, अब देखो साइड अगर स्क्वायर की 1 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अगर यानी कि s की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर s की वैल्यू 2 है, 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो देखो अलग अलग वैल्यूज़ आती चली जा रही है ना। यहाँ लिखा है व्हेन s इज़ 3 तो p 12, व्हेन s इज़ 5 देन p इज़ 20। तो ये वेरी कर रहे हैं, p की वैल्यूज़ भी वेरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड ऑन s। ठीक है, और s की भी वैल्यू वेरी कर रहे हैं, उसको हम वैल्यू दे रहे हैं उसको। ठीक है, दस द वैल्यूज ऑफ p एंड s आर नॉट फिक्स, दैट दे वेरी। तो आ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड द वेरिएबल, और उसको हम दूसरा वर्ड भी बोलते हैं लिटरल। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अलजेब्रा में एक्स वाई जेड जो हम लेट करते हैं वो सब क्या है, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी आप उसको लेट करते हैं, वो सब क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेशन और नंबर्स एंड लिटरल, उनके बीच ऑपरेशन। इनको ध्यान रखना, देखो जिस तरह हम यहाँ पर कन्वेंशन यूज़ करेंगे वही कन्वेंशन थ्रू आउट अलजेब्रा चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 अगर कांस्टेंट और वेरिएबल हैं तो उनको एडिशन, तो ये सब किस तरह होता है वो उसको एक बार समझ लियो। एडिशन में देखिए कहा गया अगर सम ऑफ x एंड 8, x जो कि एक वेरिएबल है और 8 एक कांस्टेंट है, तो उसका सम करने को वो कह रहा है। तो आपको सिंपली सम जो है x + 8 लिखोगे, बस इतना ही लिखकर छोड़ दोगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये एक 8 कांस्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बीच में प्लस साइन लगा के लिख सकते हो। तो x + 8 हमने उसको लिख कर दे दिया, तो लो भाई हमने सम करके दे दिया। अब ये नहीं कि अब जैसे मैंने कहा 2 + 3 करके तो आप सिंपल 5 कर देते हो, क्योंकि वो हो जाता है। अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इसमें आप क्या करोगे, तो आप उसको सिंपली इतना ही लिखा छोड़ दो। ठीक है, अब जैसे मैंने दूसरा बोला कि सम ऑफ x एंड y का सम करके बताओ, तो बस हम x + y दे देंगे करके। ये लो सम दे दिया, हम सम क्या है, x + y, बस इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो रहा एडिशन। अब इसमें कुछ लॉ हैं जो कि कम्यूटेटिव लॉ, जो कि रिवर्स कर देना, जैसे कि a को b से ऐड करना तो a + b आएगा, b को a से ऐड कर देना तो b + a। देखो सेम चीज़ है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको एक दूसरे से ऐड करो तो वो एक फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कम्यूट करता है। ठीक है, 0 जो कि एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो 0 को आप अगर किसी वेरिएबल में ऐड करेंगे तो वो सेम 0 + a करो चाहे a + 0 करो, तो वो
होल्ड करेगा, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव, तीन वेरिएबल्स ले लिए और पहले आपस के फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, उसको थर्ड वन से ऐड किया तो भी सेम आएगा, या फिर सेकंड थर्ड को ऐड किया और उसको फर्स्ट से ऐड किया तो भी सेम होगा। तो ये एसोसिएटिविटी होल्ड करती है यहाँ पर। ठीक है, ओके। फिर सब्ट्रैक्शन में जैसे आपको सेंटेंस दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया कि 6 लेस देन एक्स, 6 लेस देन एक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ, x में से हमें 6 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम x। तो आपको सिंपली इतना कर देना है, x में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स x माइनस 6, बस नहीं छोड़ देना। यहाँ लिखा है y लेस देन x, y लेस करना है x में से, तो x माइनस y कर दिया, सिंपली इतना ही छोड़ दिया, तो ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको उतना ही करके छोड़ देना है, जैसा कि आपको वो कहा जा रहा है, एडिशन करने को कह रहा है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन जो भी है। फिर मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसमें कहा गया है 7 टाइम्स x इज, अब x था, जैसे कि मैं आपको कोई नंबर्स में बात करते हैं, अब मैं कहूँ कि 5 का 7 टाइम्स करिए तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये नंबर्स हैं तो आप आराम से मल्टीप्लाई भी कर पाओगे। ठीक है, बट अगर मैं किसकी वेरिएबल का कह रहा हूँ कि 7 टाइम्स ऑफ x का 7 टाइम, तो उसको 7 मल्टीप्लाई x करोगे ना। अब क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कोई कांस्टेंट है, तो आप सिंपली 7x ही छोड़ दोगे। देखो यहाँ पर जब कोई साइन नहीं है बीच में, इसके बीच में कोई साइन का मतलब वो अंडरस्टूड है, वो मल्टीप्लाई का ही साइन होता है। जब कोई साइन नहीं होगा तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। यहाँ पर इसको मैंने अंडरस्टूड लिख दिया 7x। ठीक है, और ये हम थोड़ा सा अलजेब्रा में अपना कन्वेंशन यूज़ करते हैं कि हम जनरली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन आगे मैं बताऊंगा अभी। तो न्यूमेरिकल जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको हम पहले लिखते हैं वेरिएबल से। ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, जैसे x7 लिख दिया। ठीक है, जस्ट कन्वेंशन है, इसका कोई खास रीज़न नहीं है, जस्ट कन्वेंशन है, हम इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, यही ठीक है। ठीक है, फिर देखिए जैसे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, अब ये वेरिएबल्स हैं तो उसको आप एक्स वाई, प्रोडक्ट ऑफ x y का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई बाई या फिर y मल्टीप्लाई x, तो y मल्टीप्लाई x वाई एक्स है। हमने क्या करा, क्योंकि वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स के बीच में या फिर वेरिएबल्स और कांस्टेंट बीच में कोई भी साइन ना लगाए तो उसका मतलब वो अंडरस्टूड है, वो मल्टीप्लाई है, वाई एक्स या फिर एक्स वाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही सिंबल हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो एक्स वाई लिखिए चाहे वाई एक्स लिखिए। ओके फाइन, ऐसे ही यहाँ पर इस पर भी लॉस दिए हुए हैं। फॉर एनी लिटरल्स यानी कि वेरिएबल्स ए बी सी वी हैव, ए मल्टीप्लाई बी करो चाहे बी मल्टीप्लाई ए करो सेम ही आएगा। ए मल्टीप्लाई 0 करो तो भी 0 ही आना है, किसी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर का मतलब वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, तो वो 0 ही आना है। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई ए या फिर 0 ए मल्टीप्लाई तो 0 ही आना, सेम रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 0। एसोसिएटिविटी में 3 नंबर्स लेंगे, फिर पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका थर्ड वन से करेंगे, सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि नंबर्स में एसोसिएटिविटी लगाओ तो उसी तरह यहाँ भी होल्ड करती है ये, तो सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट से तो सेम आएगा, राइट। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होल्ड करता है, मतलब अंदर एडिशन है ब्रैकेट के अंदर, तो जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो ए का बी से मल्टीप्लाई प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ जाता है, फिर ए का सी से मल्टीप्लाई, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन। अब डिवीजन करने को कहा जा रहा है कि अब स्टेटमेंट आपको दिया है कि 5 डिवाइडेड बाई एक्स, 5 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, एक्स से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, 5 को डिवाइड करना है एक्स से, तो मतलब तो यही हो गया 5 अपॉन एक्स। ठीक है, तो उसको हमने इतना ही लिखा छोड़ दिया, इससे आगे हम उसको नहीं कर सकते, इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाय 6, तो एक्स डिवाइडेड बाय 6, तो एक्स बाई 6 लिख दिया। एक्स डिवाइडेड बाय वाई, तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई, दैट मीन्स एक्स अपॉन वाई लिख दिया, तो ये डिवीजन है। तो ये ऑपरेशंस हमें अलजेब्रा के अंदर इस तरह लगाने हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, अगर इस तरह दिया है इसका मतलब वो डिवाइड में है, वाई जो है डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, अब आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जो कि टर्म, ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ओके। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय operations plus minus multiplication and division is known as an algebraic expression। कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, और वो उनके बीच जो ऑपरेशंस लगे होंगे वो आपस में या तो प्लस हो रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन में आपस में लगा होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन में, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। यही हमें चैप्टर में पढ़ना है। अब पीछे जो हमने अभी चार ऑपरेशंस लगाए हुए हैं, तो देखो ये क्या आ गया,
देखो कॉम्बिनेशन है, और क्या कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट और वेरिएबल में कॉम्बिनेशन, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन, डिवीजन हो रहा है, यस। तो ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अभी पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन में भी देखा था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये 7x आ गया था, ये क्या बन गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट, सॉरी कोएफिशिएंट वर्ड बार बार आ जाता है क्योंकि वो कोएफिशिएंट ही है, इसलिए आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 7 क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे ये आ गया, जैसे ये x - 6, देखो डिफरेंस हो रहा है दोनों में, सब्ट्रैक्शन से कॉम्बाइन है एक दूसरे से ही, ठीक है, इनके बीच रिलेशन है, माइनस का है, ठीक है। तो ये क्या पूरा है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये सब क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, ये कुछ बड़ा सा एग्जांपल दे दिया, क्या है देखो, 3x + 4y - 2xy, ये पूरा क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखो 3 × x है, फिर इसको फिर प्लस किया गया किससे, 4y से, 4y का मतलब 4 × y, फिर माइनस किया गया, फिर 2 × x × y, 2xy है ना, तो उसको आप इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की टर्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ आ गया, जिसमें जो कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन, इनसे ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, वो सब क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। उसके अंदर टर्म क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वो समझते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अब हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ लिया क्या होता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर सेवरल अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को हम टर्म बोलते हैं। और वो जो पार्ट होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, किससे, दो चीज़ों से सेपरेटेड हो सकते हैं, या तो प्लस से या फिर सब्ट्रैक्शन से, इधर प्लस और माइनस, ठीक है। अब जैसे यही एग्जांपल ले लो, इसमें अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं, दूर से देखो पार्ट्स, आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन पे ध्यान है, आपको प्लस और माइनस का देखना है कि वो सेपरेटेड है प्लस या फिर माइनस से। तो देखो ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, तो ये पार्ट्स हो गए, और यही पार्ट्स टर्म है। सेपरेटेड आपस में कैसे हैं, एक दूसरे से कैसे, किस तरह से जुड़े हुए हैं, प्लस से माइनस से, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, 3x इज अ टर्म, इसको विद साइन बोलिए, +4y टर्म, -2xy टर्म, ये टर्म्स हो जाएंगे कितनी, देयर आर 3 टर्म्स इन दिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ओके। आगे देखिए एग्जांपल दिए होता है, एक्सप्रेशन 2x - 5y + 3xyz हैज़ 3 टर्म्स, नेमली दिस +2y 2x - 5y + 3xyz, ठीक है। तो टर्म को आपको इस तरह देखना है, ये जितना भी यहाँ मैं समझाऊंगा ये सारा एक्सरसाइज में काम आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी अगर ये पूरा समझ आ जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये एग्जांपल दिए हुए हैं, अब इस एग्जांपल में आपको टर्म के अंदर ये मल्टीप्लाई से सेपरेट नहीं करना, आप कहोगे a² अलग टर्म है, b अलग टर्म है, नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला एक साथ रहता है, ध्यान रखना। यहाँ देखो जैसे ये है, अब इसके साथ में मैं जैसे कि ये 5/x है, इसमें साथ में +y और लिख दूँ, ठीक है। तो ये एक पूरी टर्म है, एक टर्म, ये एक पूरी टर्म, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ठीक है। टर्म देखने के लिए आपको मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो प्लस या माइनस से सेपरेटेड है या नहीं, ठीक है, ओके। तो ये a² भी एक पूरी एक टर्म है, -2ab³ एक पूरी टर्म है, 5b² एक पूरी टर्म है, -8 जो कि एक कांस्टेंट है, ये भी एक टर्म है, ठीक है। ये भी एक टर्म भी, इसको भी बोलेंगे, हालांकि ये कांस्टेंट है, इस टर्म के अंदर एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पूरे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में देयर आर 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर अलग अलग लिखे। क्वेश्चन आ सकता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया और आपको कहा गया कि सारी जो है अलग अलग आप इसमें टर्म लिखकर बताइए, ठीक है। अब आता है वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अब हमने टर्म समझ लिया, तो टर्म के ही कंटेक्स्ट में हम अलग अलग टाइप समझेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के, ठीक है। फर्स्ट आता है मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब मोनो का मतलब होता है 1, तो ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, कंटेनिंग ओनली 1 टर्म, उसको हम मोनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे पीछे हमने किया हुआ था, डिवीजन किया हुआ था, डिवीजन में मल्टीप्लाई किया हुआ था कि 7 का x से मल्टीप्लाई करो तो 7x बन गया था, तो वो एक सिंगल टर्म था, ठीक है ना। मैंने कहा था कि टर्म उसको पूरा बोलेंगे एक साथ, जो मल्टीप्लाई डिवीजन में एक साथ हो, ठीक है। तो देखो ये 5x क्या है, सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है, मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक ही टर्म हो जिसके अंदर, ठीक है। अब ये कॉमा लगा के एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ -6z² टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। मतलब टाइप्स बता रहा हूँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही, उसके अंदर कौन सा टाइप है, मोनोमियल है ये, ठीक है। 13xyz अपॉन
7p। अब देखो 13xyz में डिवीजन हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है? 7p से। ठीक है, तो ये पूरा एक सिंगल टर्म ही है, अलग अलग नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं है। अगर ये ऐसे भी करके दिया होता, ऐसे करके, तो पूरा एक ही टर्म था। आप इसको फ्रैक्शन करके लिख लो। ठीक है, ये प्लस या माइनस से सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, ये डिवीजन है, तो ये एक सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है। -29 जो कि एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर जितने भी होंगे उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आएंगे। सिंगल टर्म एज ए सिंगल टर्म, तो ये मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दिए हुए 43/2, ये भी एक मोनोमियल हो जाएगा, सिंगल टर्म कांस्टेंट। इनफैक्ट ये कांस्टेंट, अच्छा ए बी है, तो ये पूरा ही बोलेंगे इसको, तो ये सिंगल टर्म ही है। ठीक है, ये पार्ट सिर्फ कांस्टेंट था इसका, इसी के अंदर जो मल्टीप्लाई में है ए बी के। ओके, ठीक है, आगे जल्दी से बढ़ते हैं। बाइनोमियल क्या है? जिसमें बाई का मतलब 2, जिसमें देयर आर 2 टर्म, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म जब एडिशन किया था कि x में 6 ऐड करिए, तो x + 6 आ गया था। तो देखो यहाँ पर ये प्लस से सेपरेटेड है, तो यहाँ पर ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक है, अगर x - 6 भी होता तो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, तो यहाँ पर 2 टर्म्स हो जाएंगी। तो ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स है, उसको हम बाइनोमियल कहेंगे, तो ये बाइनोमियल है। यहाँ पर देखो 5x + 3z, देखो 5x है, 5 × x अलग है और 3z अलग है। ठीक है, तो 5x से 3z जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 2 टर्म अलग अलग हो जाएंगे, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ भी देखो माइनस से सेपरेटेड है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो देयर आर टोटल 2 टर्म्स, तो ये बाइनोमियल है। यहाँ भी देखिए एक ये अलग टर्म है और एक अलग टर्म है। ठीक है, तो ये भी बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल का मतलब ट्राई 3, तो इसमें 3 टर्म्स हो, तो वो x + 2y - है। अभी ये इजीली समझ आ जाएगा, जिसमें 3 टर्म्स हो, तो अलग अलग टर्म बता दिए, तो वो ट्राइनोमियल है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म है, वो ट्राइनोमियल। मल्टीनोमियल अब 3 के बाद या फिर 1 के बाद, 1 के बाद, जैसे सिंगल टर्म जिसमें होती थी तो वो तो मोनोमियल था, बिल्कुल सिंगल। 1 से ज़्यादा जिसमें टर्म हो जाएंगे उन सबको हम इन जनरल मल्टीनोमियल कहेंगे। मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन 1 टर्म इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या है? मल्टीनोमियल है, तो मोनोमियल को छोड़कर। ठीक है, तो ये जितने भी पढ़े हुए इसमें 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म या 6 टर्म कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है? मल्टीनोमियल में आ जाता है, इसको मल्टीनोमियल जनरली बोलते हैं। तो बाइनोमियल भी एक टाइप का मल्टीनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक टाइप का मल्टीनोमियल है, और जो मोर देन 3, 4, 5 तो सब है ही मल्टीनोमियल। ठीक है, ओके। फिर आता है फैक्टर ऑफ ए टर्म। अब जैसे नंबर्स में हमने फैक्टर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे करके इसमें भी फैक्टर्स होता है। जैसे नंबर्स में क्या होता है कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया, 6 नंबर दे दिया, और मैंने कहा इसको फैक्टर्स निकालिए, इसके फैक्टर्स बताइए या फैक्टराइज करिए। तो इसके फैक्टर्स फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 होगा। ठीक है, 2 6 का फैक्टर है, 3 भी 6 का फैक्टर है, इटसेल्फ 6 भी 6 का फैक्टर है, 6 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अलजेब्रा में भी है। ठीक है, किसी टर्म का फैक्टर, अब वो टर्म के फैक्टर की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना, व्हेन 2 और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। कोई कांस्टेंट हो सकता है, मतलब उसके अंदर क्वांटिटीज़ 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, और जो आपस में मल्टीप्लाई होकर किसी टर्म के अंदर, तो वो सब क्या है? वो सब फैक्टर हैं उसके। अब जैसे कि 2x है, मैंने एक सिंगल टर्म लिखा, यानी कि एक मोनोमियल लिखा 2x, तो 2x का सिंपल मतलब क्या है? 2 × x, तो x क्या है? फैक्टर है, 2 क्या है? फैक्टर, किसका? इसका। ठीक है, तो ये क्या है? उस टर्म के ये फैक्टर है, हमने फैक्टराइज करके लिख दिया, फैक्टर करके लिख दिया। अब जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ 3xyz। ठीक है, 3xyz का मतलब 3 × x × y × z, मतलब तो यही हुआ। तो ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड देन ईच वन ऑफ दीज क्वांटिटी इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट टर्म। अ कांस्टेंट फैक्टर, अब इसमें देखो कोई कांस्टेंट नंबर भी है, मतलब फैक्टर तो 2 टाइप के हैं इसमें। एक तो वेरिएबल वाले फैक्टर है, जैसे x, y है, z है, बट 3 एक कांस्टेंट है, तो 2 टाइप के फैक्टर हो गए। कांस्टेंट फैक्टर आ गया जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हम लिटरल फैक्टर कहेंगे या फिर वेरिएबल फैक्टर कहेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप के फैक्टर आ गए। अब इस एग्जाम्पल में देखो 3ab, तो 3ab को अगर हम फैक्टराइज करें, ठीक है, तो 3 × a × b आएगा। तो अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूँ तो फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 3 कहूँ, क्या फैक्टर है 3? हाँ, इसके अंदर है, तो यस, बट ये कौन सा फैक्टर है? कांस्टेंट फैक्टर है। अगर मैं a कहूँ, a है इसके अंदर मल्टीप्लाई में, हाँ है, तो a भी एक फैक्टर है। अगर मैं कहूँ b है क्या इसके अंदर, हाँ b है इसमें मल्टीप्लाई में, तो b भी एक फैक्टर है। अगर मैं कहूँ a भी है, साफ दिख रहा है, पूरा एक साथ ले लिया, a b × 3, तो a भी तो फैक्टर बन गया जाके, यस, बट ये लिटरल फैक्टर होगा। ठीक है,
ओके, फिर 9 -9 ए स्क्वायर भी, तो यहाँ पर -9 मल्टीप्लाई -9 तो यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए स्क्वायर और ए बी, मतलब अलग अलग सिचुएशन जो भी पॉसिबल बनती हैं वो सब हमने लिख दी इसमें। ये सब क्या है, लिटरल फैक्टर्स हैं, ठीक है, लिटरल फैक्टर्स -9। अब इसे लिटरल फैक्टर्स में ए हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ ले ली। अब इसको पूरी तरह अगर फैक्टराइज करें कम्प्लीटली, -9 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर है तो उसको ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं, ठीक है, पावर्स चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है। ए स्क्वायर है तो ए मल्टीप्लाई ए, फिर मल्टीप्लाई बी, तो ये सब क्या है हमने बिल्कुल फैक्टर करके लिख लिया। तो -9 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। आप चाहो तो ए की बात करें तो ए इसका फैक्टर बनेगा, ए स्क्वायर पूरा एक साथ, हाँ ए स्क्वायर भी इसका फैक्टर बनेगा, ए बी, हाँ ए बी भी बनेगा, बी, यस बी बनेगा फैक्टर, या अगर पूरा कहो ए स्क्वायर भी, हाँ ए स्क्वायर भी पूरे का बनेगा फैक्टर, ठीक है। तो ये सब क्या है, फैक्टर ऑफ दैट टर्म। कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी मैंने पहले भी बता दिया था उसी वाले पार्ट में, कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अ टर्म विच हैज़ नो लिटरल फैक्टर, जिसमें कोई वेरिएबल पार्ट हो ही ना, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब जैसे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, इसमें कांस्टेंट टर्म सिर्फ ये है, ठीक है। तो एक सिंगल टर्म ऐसा मोनोमियल जो कांस्टेंट, इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल पार्ट है ही नहीं, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है, इसमें इन सब में वेरिएबल पार्ट है बट इसमें नहीं है, तो ये क्या है, -5 इज द कांस्टेंट टर्म, राइट। फिर आता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, एनी ऑफ द फैक्टर ऑफ अ टर्म आर कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स इन अ टर्म द न्यूमेरिकल फैक्टर अटैच टू द वेरिएबल आर कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। जैसे ऊपर अभी मैंने सारी चीज़ यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ अ टर्म समझाया, तो फैक्टर्स ऑफ अ टर्म में जैसे कि 7, सबसे पहला यही एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल इजी था। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट फैक्टर होता है। इस पूरे 7x में अगर 7 की बात करें, 7 क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर है, तो एक 7 जो है इसकी का पार्ट है, बट ये कोएफिशिएंट होगा किसका, रिमेनिंग पार्ट का, इसको छोड़कर रिमेनिंग बचा क्या, x, तो 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये लिखा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रिमेनिंग फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल से देखो, ये लिखा हुआ है 8x² y, द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज 8, अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात की जा रही है, ठीक है। इन अ टर्म द नॉन न्यूमेरिक फैक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वेरिएबल्स ऑफ द टर्म आर कॉल्ड द लिटरल या वेरिएबल कोएफिशिएंट। वेरिएबल पार्ट भी जो वेरिएबल कोएफिशिएंट हो, तो इन अ टर्म, अब इसको इस एग्जांपल से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो -2xy z², तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -2, लिटरल कोएफिशिएंट x y z²। अगर लिटरल कोएफिशिएंट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए तो वेरिएबल वाला पार्ट बता दो। अब देखो किसी के रेफरेंस के साथ पूछा जाता है, पूछा जा रहा है कि x का कोएफिशिएंट बताओ, आपको ये दे दिया टर्म पूरा और कहा है कि x का कोएफिशिएंट बताओ, तो आप इसको ऐसे करके लिखो, -2 मल्टीप्लाई x, चलो मैं x का ही पूछा है तो उसको मैं एक साथ ही रहने देता हूँ। तो इसको छोड़कर जो रिमेनिंग है वो सब क्या बनेगा, जाके इस x का कोएफिशिएंट बन जाएगा जाके। तो -2y z² इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। अगर आपसे पूछा जाता है कि y का कोएफिशिएंट बताओ, तो y को छोड़ दो और रेस्ट -2x z² इज द कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब उस y को छोड़कर जितना भी बचा पार्ट होता है मल्टीप्लाई में, वो सब क्या है, उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। y का कोएफिशिएंट इसमें पूछा जाता है, तो y को छोड़कर जितना भी बचा हुआ -2x z², चलो ठीक है। अगर z² का पूछा जाता है कि भाई z² के कोएफिशिएंट बताओ, तो इसको छोड़कर जो रेस्ट बचा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ z² इज इक्वल टू -2xy, ठीक है। ये एक तो ये टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इनमें से कोई एक, आपसे सिंपली पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताओ, आप बता दो -2, आपसे पूछा जाता है लिटरल कोएफिशिएंट बताओ, आप बता दो x y z², वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो ये था कोएफिशिएंट, ओके। फिर आता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म का मतलब एक जैसी टर्म, एक ही कैटेगरी की, एक ही कास्ट की, आप कैसी भी समझ सकते हो। टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोएफिशिएंट आर कॉल्ड द लाइक टर्म। जिसका सेम लिटरल कोएफिशिएंट, लिटरल का मतलब वेरिएबल पार्ट, इसका वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम हो। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अलग हो सकता है और होगा भी, ठीक है, बट लिटरल सेम हो तो उन सभी को हम लाइक टर्म्स कहेंगे। अदरवाइज अनलाइक, अदरवाइज वो डिफरेंट कैटेगरी की हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x, 7x, 8x या फिर -3x, तो ये सब जितने भी मैंने लिखे हुए ये सब क्या लाइक टर्म्स है। क्यों लाइक टर्म्स है? क्योंकि वेरिएबल पार्ट को ध्यान से देखो, यहाँ भी x है वेरिएबल पार्ट, यहाँ भी वेरिएबल पार्ट x है,
यानी कि वेरी लिटरल कोफिशिएंट, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी सेम है। न्यूमेरिकल भले अलग हो चलेगा, न्यूमेरिकल अलग है चलेगा, एक ही कैटेगरी की होगा। इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, लाइक टर्म। अनलाइक टर्म कैसी हो जाती है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x और यहाँ लिख दिया 3y, तो वेरिएबल पार्ट अलग हो गया, तो ये अनलाइक हैं, दीज टू आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ एग्जांपल देखो 3xy माइनस 5xy, तो वेरिएबल पार्ट को देखो यहाँ भी xy है, यहाँ भी बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए, आर लाइक टर्म्स। यहाँ देखो 2a² 3ab², ये नो ये अलग हो गया। देखो ये यहाँ पर a² भी है, यहाँ a पर पावर 2 है और यहाँ पर b पर पावर 2 है, तो देखो वेरिएबल पार्ट डिफरेंट हो गया। अगर यहाँ पर होता 2a² भी और यहाँ 3a² भी तो सेम होता, या फिर 2ab² और 3ab² तो सेम होता, बट नहीं है, तो ये अनलाइक हो गए। ठीक है, यहाँ देखो ab² 9b² है, अभी तो इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन है तो सेम ही। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इस वाले में देखो 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b² और उस वाले में क्या है 9 मल्टीप्लाई b² मल्टीप्लाई a, सॉरी a। तो देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाई b² है, यहाँ भी a मल्टीप्लाई b² है, बिल्कुल सेम है। तो बस इसको पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई में तो कम्यूट करता है, उसको पहले लिख दिया वेरिएबल पार्ट में, तो ये फिर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे लाइक टर्म से। ठीक है, लिखा है ना सेंस ये इक्वल है। ओके, अब आता है जनरेटिंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जनरेट करना, आपको स्टेटमेंट दिया होगा और उससे आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जनरेट करना है, बनाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको बस जैसा वो कहा जा रहा है वैसे ही अप्लाई करते चले जाओ। अब जैसे इसमें कहा गया है, ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ नंबर, कोई नंबर जिसको हम एक्स मान लेंगे, इन्होंने पहले ही दे दिया खैर। ठीक है, अ नंबर एक्सीड्स a बाई 7, मतलब एक ऐसा नंबर एक्सीड्स a बाई 7, मतलब a में 7 और ज़्यादा, एक्सीड का मतलब और ज़्यादा, वो है ऐसा नंबर, तो a में ही ज़्यादा कर देते हैं 7। ज़्यादा कर देना का मतलब एडिशन कर देना, ऐड कर देना, मोर और ज़्यादा। तो देखो एक्सप्रेशन क्या बनकर आ गया, a+7। देखो आगे पढ़ो, अ नंबर विच इज x टाइम्स y, x टाइम्स का मतलब x गुना, ठीक है, x टाइम्स y, तो y में x का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो x मल्टीप्लाई y, तो एक सिंगल टर्म का एक्सप्रेशन बन गया, एक सिंगल टर्म x मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये हालांकि बाइनोमियल बना है, a+7 सेपरेटेड बाय प्लस। नेक्स्ट थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, पहले तो p एंड q का करो भाई प्रोडक्ट, ठीक है, p एंड q का प्रोडक्ट करा और एडिड टू r, और इस प्रोडक्ट को r में ऐड कर देना है, तो देखो ये बन गया एक्सप्रेशन। r प्लस पी क्यू लिखो चाहे पी क्यू प्लस आर को, दोनों सेम है। ठीक है, पी क्यू को पहले लिखो और ये एडिशन तो सेम कम्यूट करता है ना, पढ़ लिया हमने, तो ये बन गया। अब ये क्या बना है, देखो कितनी टर्म है इसमें, ये टर्म अलग है प्लस से सेपरेट, ये टर्म अलग है, तो ये बाइनोमियल है। ये देखो 3 टाइम्स द सम ऑफ m एंड 2n डिमिनिस्ड बाय p, पहले तो यहाँ इतना क्लियर करो, 3 टाइम्स द सम ऑफ दिस एंड दिस, सम ऑफ किसका, दिस एंड दिस, पहले तो सम करो इसका m+2n, और इसके सम का 3 टाइम करना है, 3 टाइम्स ऑफ द सम, इस सम का 3 टाइम, पूरे ब्रैकेट का 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, फिर क्या करा है, डिमिनिस्ड बाय p, और इसको कम किया, छोटा किया, थोड़ा और कम कर दिया, कितना कम किया, p कम किया, यानी इसमें p घटा देते हैं। फिर से देखो 3 टाइम्स द सम ऑफ m एंड 2n, m एंड 2n का सम, उसका 3 टाइम, उसमें से ये जो आ गया, ये जो आया, इसमें 3p कम करना है, डिमिनिस्ड का मतलब कम कर देना, छोटा कर देना, तो कम कर दिया, तो ये जो पूरा बनाया जाके ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5th देखो, अ बॉय हैड m मार्बल्स एट द स्टार्ट ऑफ द गेम, एक बच्चे के पास, लड़के के पास m मार्बल्स थे गेम के स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द गेम ही लॉस्ट p मार्बल्स। ठीक है, गेम जब शुरुआत में उसके पास m थे, गेम जब हुआ तो उसको p मार्बल जो है ना उसके लॉस हो गए, ख़त्म हो गए, मतलब कम हो गए, घटा दिए, m में से तो घटाएंगे जो उसके पास थे गेम की स्टार्टिंग में, एंड 1 क्यू मार्बल, और क्यू मार्बल उसने जीते हैं, नहीं उसके पास आ गए हैं मतलब ऐड हो गए हैं, तो ये टोटल ये एक्सप्रेशन बन गया जाके आपका m-p+q मार्बल्स, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ लगाया हुआ है। इसी तरह ये देखो
ईच बुक कॉस्ट n रुपी, ठीक है, एंड ईच नोटबुक कॉस्ट m, ठीक है, नोटबुक m रुपी की है और बुक है n रुपी की। टोटल कॉस्ट ऑफ x बुक्स y नोटबुक्स, ये नंबर हैं, कितनी बुक्स हैं, x बुक्स, जैसे कि 5 बुक्स 6 बुक्स, मान लो एक बुक है आपकी मान लो 100 रुपीज़ की, ठीक है, तो 5 बुक्स कितने रुपए की हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करोगे ना आप, 500 रुपीज़ की हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक बुक n रुपए की है और नंबर ऑफ बुक्स हैं x, ऐसे ही नोटबुक m रुपए की है और नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं y। तो टोटल बुक्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, x मल्टीप्लाई n करोगे ना, xn प्लस टोटल पूछ रहा है ना कि टोटल खर्चा कितना आया। एक नोटबुक थी m रुपीज़ की और नंबर ऑफ नोटबुक थी y, तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो my, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, xn प्लस my रुपीज़ में। तो ये एक्सप्रेशन बना है, ठीक है, मैंने इतने एग्जांपल्स बता दिए हैं, ठीक है, ओके। तो ये आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है देखते हैं। एन एल्जेब्राइक, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है, बट एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं जिससे कि वो पॉलिनोमियल बन जाता है। क्या कंडीशन है वो देखते हैं। एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर, मतलब जो वेरिएबल पर जो पावर है उसके अंदर, जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है तो वेरिएबल होंगे उसके अंदर x y z a b c d जो भी है, और उस पर कुछ पावर भी होंगे, ठीक है, तो वो पावर पे ध्यान देना है आपको, उनकी वेरिएबल्स की पावर पर ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है कि वो पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या 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 आ गया, नॉन नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, विदाउट नेगेटिव, ठीक है, -1 -2 ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई होना क्या चाहिए, सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब देखो टोटल इंटीजर्स कितने होते हैं, चलो मैं माइनस से लेकर प्लस तक जाता हूँ, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 करते करते आपको ये सब हटा देना, ये कुछ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं कहा है, उसने कहा है सिर्फ ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 2 3, इनफैक्ट नेचुरल नंबर होने चाहिए। अभी अब सीधी सी लैंग्वेज में समझिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। 0 भी चलेगा, होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर इंक्लूडिंग 0, तो ये होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0 नहीं आता, ठीक है, इसी वजह से इसको इस तरह कहा गया है। फिर से सुनिए, ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर में क्या मतलब है, 0 1 2 3 4 5 6, देखो x की पावर 0 हो तो सिंपली 1 ही हो जाएगा वो, ठीक है, तो 0 भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट में यही होता है, उसको हम अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं 0 भी इंक्लूड होगा। 0 1 2 3 4 ये पावर होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात होती है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री, डिग्री भी समझाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर देखो, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, देखो पॉलिनोमियल तो वन वेरिएबल के, मोर देन वन वेरिएबल के होंगे। वन वेरिएबल का होगा जिसमें वेरिएबल की जो पावर है आर नॉन नेगेटिव है, उसको वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी अलग अलग टर्म्स होंगी और टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स की पावर होंगी, सब पे चेक करना है जाके कि हाईएस्ट पावर किसकी है, और जो हाईएस्ट पावर होगी ना वही उस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। एग्जाम्पल से बताता हूँ, पहले पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि ये है, मैं कॉपी पर एक बार ये क्लियर कर देता हूँ कि पॉलिनोमियल कुछ कौन से होते हैं कौन से नहीं होते हैं, वो देखिए यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, x² + 3x + 2, ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल मतलब, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर देखो कितनी है, 2 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, लिखते नहीं है तो 1, और यहाँ x की पावर है ही नहीं, मतलब x है ही नहीं। आप इनडायरेक्टली ये समझ सकते हो x की पावर 0 है, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू, नॉन जीरो नंबर की वैल्यू पावर 0 होती है तो वो 1 होती है, ठीक है। तो आप इसको मत भी लिखो चलेगा। तो ये क्या है, अब देखो क्या कहा था कि ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 1 2 3 4 ये हो, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हो, तो 2 यस चलेगा, 1 चलेगा, है ही नहीं चलेगा, यस ये पॉलिनोमियल है। तो कौन से नहीं होंगे पॉलिनोमियल, जैसे मैं लिख रहा हूँ x + 1/x, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है,
ये तो ठीक है, इस टर्म तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस टर्म में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसके अपॉन में एक्स है। अगर इसको पावर देखो इंडिसेस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्स की पावर 1 है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल फिर से कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -1। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमने क्या कहा है कि नेगेटिव पावर्स नहीं लेनी है। तो वो ये पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। या फिर और क्या क्या हो सकता है जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, चलो और ले लेते हैं। इसकी पावर 3/2, ठीक है, प्लस एक्स, ये नहीं है। पावर इंटीजर, पहली बात है इंटीजर ही नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में हो गई, तो ये भी नहीं है, ठीक है। स्क्वायर रूट √x प्लस XY, चलो अभी मैं सिंगल वेरिएबल पे ही बात कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस √x, ठीक है। तो यहाँ पर ये √x का मतलब क्या है, रूट का स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब x की पावर 1/2 प्लस x स्क्वायर। लो भाई ये प्रॉब्लम कर गया, तो ये नहीं है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सिर्फ पावर 0, 1, 2, 3, 4 ये होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल, और मैंने जितने भी यहाँ एग्जांपल चाहिए पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल लिए हुए। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री में देखो जितनी भी टर्म्स होती हैं उन टर्म पे देखो एक्स की पावर, सब में एक्स की पावर पे ध्यान दो, और जिसमें भी एक्स की पावर ज़्यादा होगी, मैक्सिमम हाईएस्ट होगी, वही उस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। अब जैसे इसमें एक्स की पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ है ही नहीं, तो मैक्सिमम 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ये हो जाता है, ठीक है। ये मैंने पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो यहाँ पर ये सारा देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, उसको हम डिग्री कहते हैं उसकी। तो 3x + 7 इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x, क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल है x, ठीक है, ऑफ डिग्री 1। क्यों बोला डिग्री 1 बोला है, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं टर्म, 2 टर्म में यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर है ही, तो मैक्सिमम तो 1 ही हो गया ना, तो डिग्री 1। यहाँ देखो y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर है ही नहीं, यानी कि y की पावर 0 है, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 है और यहाँ हाईएस्ट तो 2 हो गया, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल भी है। और सिंगल वेरिएबल में क्योंकि एक ही टाइप का वेरिएबल है, वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, y। इसमें देखो z³ + 4z², ठीक है, प्लस 3z - 6 इज अ पॉलिनोमियल इन z ऑफ डिग्री 3। क्यों डिग्री 3? क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है z की पावर, और यहाँ है ही नहीं z की पावर, तो हाईएस्ट तो 3 है ना, तो इस वजह से डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। ये अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि 1/x का मतलब x की पावर -1, और -1 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो ये हाँ, ये बाइनोमियल है, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन 2 and more वेरिएबल्स। 2 या मोर वेरिएबल्स का मतलब क्या है, उसके ऐसा पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 or more वेरिएबल्स विद नॉन नेगेटिव कंडीशन, नॉन नेगेटिव सेटिस्फाई होगी क्योंकि पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल, द डिग्री ऑफ ए टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द सम ऑफ द ऑल। ये देखो डिग्री भी यहाँ पर मैं समझा दूंगा अभी एग्जांपल में ही। ये एग्जांपल देखो, x + y + xy, तो देखो यहाँ पर 2 टाइप के वेरिएबल हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। पहली चीज़ ये देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो देखते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर्स पे ध्यान दो, x की पावर 1, y की पावर 1, और इस टर्म में 2 वेरिएबल हैं, दोनों की पावर्स पे अलग अलग ध्यान दो। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसकी डिग्री पे बात करते हैं, तो टर्म बाई टर्म देखना है इसको, टोटल हमें हर टर्म की वेरिएबल की टोटल पावर देखनी होती है, ठीक है। वहाँ पहले एक ही टाइप का वेरिएबल था, इसलिए हम उसी को देखते थे। यहाँ पर 2 टाइप के, देखो x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, और इस टर्म की पूरी वेरिएबल की पावर देखो, पहले x की पावर कितनी है 1, और प्लस y की पावर कितनी है 1, तो टोटल पावर की पूरी टर्म में कितनी हो जाएगी वेरिएबल पार्ट की 2, तो यानी कि यही मैक्सिमम होगा, तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा। देखो 1 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये 2, तो ये हो गया पूरा पॉलिनोमियल हमारा 2 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट a² b² 3ab + 5। अब सारी टर्म, पहले तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ है पॉलिनोमियल, क्योंकि सब में वेरिएबल की पावर 2 1 2 1 2 1 1 और है ही नहीं, यस, तो सब होल नंबर में ही है, तो यहाँ सब कुछ बता दिया। अब डिग्री पे बात करते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है, तो हर टर्म में जाके पावर्स को देखते हैं, टोटल पावर। तो इस टर्म में टोटल पावर कितनी होगी, 2 + 1 यानी कि 3, इसमें देखो 2 + 1 यानी कि 3, इसमें देखो 1 + 1 यानी कि 2, और इसमें है ही नहीं, तो हाईएस्ट कितना हुआ इसमें 3 तो हाईएस्ट हो गया, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी है 3 डिग्री,
ठीक है। इसमें देखो y प्लस जेड 2 वेरिएबल का है क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं और दोनों में 1 पावर है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री का ही हो जाएगा क्योंकि इससे ना कम ना ज़्यादा, दोनों 1 ही है तो 1 का ही होगा जाके, ठीक है। तो ये था इतना इस टॉपिक में। तो अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, तो आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे कि आपको प्लस या माइनस से सेपरेशन देखना है, ठीक है। अब ये देखो सब कुछ मल्टीप्लाई में है, अभी कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग से बता दिया है, तो पूरा एक ही आपस में सबका मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो ये सिंगल टर्म ही हो जाएगी। जब ये सिंगल टर्म है तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। यहाँ ये दूर से ही हमें दिखे ये प्लस से सेपरेटेड है, बाकी यहाँ पर सब आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये सिंगल टर्म एक ही है और एक ये टर्म, तो देयर आर 2 टर्म्स, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। यहाँ डिवीजन है तो ध्यान रखना, डिवीजन से कंफ्यूज नहीं होना, ये सेपरेटेड प्लस या माइनस से होना चाहिए। अगर अलग अलग टर्म की बात कर रहे हैं, इसको फ्रैक्शन की उसमें लिखो, 3x² अपॉन p हो जाएगा ना, ये तो सिंगल ही टर्म हो जाएगा, तो ये क्या है, मोनोमियल। ऐसे ही इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रखा है, आपको सेपरेट कर देना है। जैसे अपॉन में 7 है ना, तो जैसे कि हम 2 + 3 लिखते हैं, जैसे ये है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं ना, कि 2 इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, वैसे यहाँ इसको भी हम सेपरेट करेंगे इनसे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3a/7 प्लस ये वाला प्लस 2b/7 -5c/7, ठीक है। तो ये कितनी टर्म हो जाएंगे आप देखो जरा, सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस, प्लस और माइनस, तो ये देखो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कितनी टर्म हो जाएंगी, 3 टर्म। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीनोमियल। ये साफ दिख रहा है, ट्राइनोमियल है, ये साफ नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये पूरा एक ही है, देखो मल्टीप्लाई दिया है ना, और ये प्लस से सेपरेटेड है, तो ये अलग है और ये अलग है, तो ये बाइनोमियल होगा, ठीक है। इस तरह करने हैं आपको यहाँ पर क्लासीफाई। अब ये हो जाएगा, राइट डाउन ऑल द न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट, और इसके अंदर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -2 हो जाएगा और लिटरल p³ q² हो जाएगा। पूरा 2 पार्ट में बताना है, तो सारे पार्ट हो जाएंगे। इसमें जैसे कि ये है तो -2 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, बाकी बचा हुआ पार्ट x²/yz, ये क्या हो जाएगा, लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा। ऐसे ही 3 देखिए, अब 3 में कोएफिशिएंट वाला जो समझाया था वो यहाँ पर काम आएगा। अब देखो ये आपको पूरा एक टर्म दे दिया है, इनफैक्ट एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे दिया है, इसको मोनोमियल कह सकते हैं। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ p², तो इसके अंदर p² ढूंढो और p² को छोड़कर जितना भी रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो सब लिख दो। तो p² को छोड़कर बचा -p³ r⁴, तो इसका हो जाएगा -p³ r⁴, तो ये इसका कोएफिशिएंट है। तो वो उसके जो फैक्टर्स करते हैं ना, तो रेस्ट पार्ट जो होता है वो उसी का जो जिसका हम निकाला हुआ है ना, उसके रेस्पेक्ट में वो कोएफिशिएंट बन जाता है। इसका देखो 5p⁵², तो इसमें 5 उसको फैक्टराइज करो। अब देखो 5 है, माइनस अलग है, तो 5 आप ये भी तो लिख सकते हो, -1 × 5, सेपरेट इसको भी कर दो, ठीक है। फिर हमें p अलग करना है, p² है ना, तो p² को p × p कर दो, ठीक है। उसको अच्छे से फैक्टराइज कर दो पहले, तब आपको निकालना हो। 5p है, q² है, ठीक है, पूरा कर दो। ये q³ है तो 3 बार लिख देता हूँ मैं, यहाँ मैं जब कर देता हूँ, देखिए q × और फिर r, चलो r को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या क्या किसका निकालना है, 5p, ये रहा p और q²। तो रेस्ट पार्ट कौन सा है, इनको छोड़कर रेस्ट पार्ट कौन सा बचा, -p³ r⁴। तो इनको छोड़कर, क्योंकि इसी का तो पूछा है तो रेस्ट पार्ट लिखते हैं, तो ये -p³ r⁴ इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। तो ऐसे आपको फैक्टराइज करके लिखना है, ठीक है, और फिर जाके आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इसका कोएफिशिएंट क्या लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही सारे करने हैं, मैंने एग्जांपल बता दिया पूरा। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स, ऑलरेडी आपको वेरिएबल पार्ट्स एज इट इज़ होना चाहिए, तो a² जैसा ही कहीं और है नहीं है, हाँ है बिल्कुल है, ये है ना a² -2a² और a², ये क्या है, r लाइक टर्म, और कोई लाइक टर्म्स नहीं है इसमें। लाइक टर्म्स 3x है ही नहीं, xy नहीं है, yz zy, हाँ ये दोनों हैं, yz है -yz और ½ zy। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ भी हो, इधर यहाँ पर -1 है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1/2 है, ये zy को लिखो, yz लिखो, बात एक ही है मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों लाइक टर्म। यहाँ पर xy² है और xy, ये दोनों लाइक टर्म है,
ये नहीं है, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर ये और ये हैं, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, ये नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई है, फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन वही है जो जनरेट करने वाला जो उधर बताया हुआ था, जनरेटिंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो आप इसमें से ट्राई करिए, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल में काफ़ी बता दिया है, तो आप इसमें अटैम्प्ट करना, ठीक है। 6 देखो, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। अब देखो पॉलिनोमियल बताना है, इफ़ सो अगर वो पॉलिनोमियल है देन राइट देयर डिग्री, अगर वो पॉलिनोमियल है तो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखने से ही पता लग रहा है वो पॉलिनोमियल है। अब जब पॉलिनोमियल तो डिग्री बता दो, डिग्री का मतलब हर एक टर्म में देखो एक्स की पावर कितनी है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, या 0 है, तो यहाँ 4, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पॉलिनोमियल है, ये प्रॉब्लम कर गया, अंडर रूट फ्रैक्शन पावर आ गई, एक्स का पावर हाफ, तो फ्रैक्शन पावर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब नहीं है तो हम डिग्री की भी बात नहीं करेंगे। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अपॉन में एक्स आ गया, ठीक है ना। तो एक्स ऊपर जाकर एक्स की पावर -1 बनाएगा जाके, तो ये भी नहीं है। ये हाँ ये है यहाँ भी, ठीक है। ये 2 वेरिएबल का है, देखो एक्स वाई 2 वेरिएबल, 2 टाइप के वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, हाँ ये पॉलिनोमियल है। तो डिग्री की बात करते हैं, इस टर्म में टोटल पावर एक्स की मतलब दोनों की मिलाकर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये 4 डिग्री का है, हाईएस्ट 4। इसमें देखो पी की पावर 4, फिर ये दोनों की मिलाकर 5, हाँ पॉलिनोमियल तो है, और ये 5 डिग्री का है, तो हाईएस्ट यहाँ पर है। देखो इस टर्म में टोटल 5 जा रही है पावर, ठीक है, दोनों की मिलाकर, ठीक है। तो ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 6 और ये 5, हाँ 6 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा ये, ठीक है, 2 वेरिएबल। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ए की पावर -2 हो जाएगा, और -2 पावर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो नेगेटिव इंटीजर आ जाता है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं। तो इतनी एक्सरसाइज थी आपकी, ठीक है, तो आप करेंगे इतना, ओके, थैंक यू।